एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम न्यायधानी गौरव सम्मान में। और आप मंच पर देख भी रहे हैं, हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ अब आप पर असम की जिम्मेदारी भी है और असम में घर घर जाकर आप मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए उन्हें मना रहे हैं, योजनाएं बता रहे हैं। ऐसे बिजी शेड्यूल में भी आपने वक्त निकाला न्यायधानी में यहाँ की बात करने के लिए, यहीं पर, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। मुख्यमंत्री जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल, चूंकि आप सीधा असम से ही आ रहे हैं, फिर आपको दोबारा असम जाना है, तो न्यायधानी की बात ज़रूर करेंगे न्यायधानी में, लेकिन उससे पहले एक असम की बात मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। ढेमा जी, कल आप वहीं पर मौजूद थे। छत्तीसगढ़ का आम कार्यकर्ता और ख़ासकर सोशल टीम वो आपकी वीडियोस ट्वीट कर रही है, आपकी वीडियोस वायरल कर रही है, और ये एक बताने की कोशिश हो रही है उन G23 नेताओं को कि एक वो वर्ग है कांग्रेस का जो आलाकमान पर भरोसा नहीं जता रहा या पार्टी की नीतियों को अब ओल्ड फैशन मानता है, और एक नेता भूपेश बघेल के तौर पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उभर रहा है, और उन G23 नेताओं को भूपेश बघेल से सीखने की ज़रूरत है। ये वीडियो में आपकी टीम कहने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ से अलग अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वाकई क्या आपसे सीख लेने की जरूरत है G23 नेताओं को? बिल्कुल नहीं। वो लोग जितने भी, जिसे आप तथाकथित रूप से G23 कह रहे हैं, उसमें से दो ऐसे नेता हैं जो असम में काम कर रहे हैं, जिसमें मुकुल वासनिक जी हैं जो मेरे साथ ऑब्जर्वर हैं, दूसरा चौहान जी हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। तो G23 से G21 हो गया। अभी पता नहीं G23 कहाँ से आया, लेकिन ये सारे वरिष्ठ नेता लोग हैं और पूरी ज़िंदगी जिन लोगों ने राजनीति की है उससे मुझसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। उनका अनुभव है, पूरे देश में काम करने का अनुभव है, प्रांतों में काम करने का अनुभव है। लेकिन आज के परिदृश्य में जो जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो हमको करना चाहिए। आज प्रत्येक मतदाता चाहता है कि मेरे पास प्रत्याशी आए, मेरे पास पार्टी वर्कर्स आए, नेता आए। तो एक तरीका है, आज तो मीडिया बहुत है लोगों के पास जाने के लिए, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, लेकिन जो माउथ पब्लिसिटी है उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो आप व्यक्तिगत रूप से किसी से मिल के बात करें, किसी की शादी में जाके आप ट्विटर में आप जन्मदिन की बधाई दे देते हैं, लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से किसी घर में जाकर उसको जन्मदिन की बधाई देंगे तो दोनों में जो अंतर है वही अंतर इसमें भी है, जो मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंचना और व्यक्तिगत रूप से पहुंचना। मीडिया के माध्यम से वीडियो भी ठीक पहुंचे, आवाज़ भी ठीक पहुंचे। माइक थोड़ा सा अगर आप नज़दीक कर लेंगे बिल्कुल सही है, बहुत बेहतर, यहाँ भी सुन पाएंगे और छत्तीसगढ़ की हमारी 3.25 करोड़ की आबादी भी सुन पाएगी। तब जबकि सर आप बात कर रहे हैं कि माउथ पब्लिसिटी की, ये ठीक विपरीत सोच है बीजेपी से, जो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपना प्रचार करती है। और हम ये मानकर चलते हैं कि देश में इस माध्यम से प्रचार करने में बीजेपी बहुत आगे है। क्या उसके सामने अभी भी जो परंपरागत हमारा जो माउथ पब्लिसिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कल मैंने देखा बहुत छोटी छोटी सभाएं आप कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाओं में आप जा रहे हैं, वहाँ लोगों से मिल रहे हैं, क्या ये इतनी पुरानी परंपरा प्रचार की वो सोशल मीडिया के ज़माने में अभी कारगर हो रही है? छत्तीसगढ़ में क्या आपने उसी के सहारे 15 साल की सरकार को हटाया था? देखिए, मैं तुलना तो नहीं करना चाहता, लेकिन जितना भी आंदोलन हुआ है, चाहे सामाजिक आंदोलन हो, धार्मिक आंदोलन हो, राजनीतिक आंदोलन हो, उसमें माउथ पब्लिसिटी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। यदि देश की आज़ादी की लड़ाई कहें तो उस समय कोई टेलीविज़न नहीं था, कोई प्रिंट मीडिया भी उतना अधिक नहीं था, लेकिन माउथ पब्लिसिटी इतनी थी कि गांधी जी कोई बात कहीं चंपारण में कह दे तो हिंदुस्तान के कोने कोने में बात पहुंच जाती थी। यदि चौरा चौरी की बात है वो पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाती थी। यदि अमृतसर में कोई घटना घटी है तो उसकी बात पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में पहुंच जाती थी। उस समय कोई मीडिया तो था नहीं, सीमित संसाधन थे, लेकिन फिर भी माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से सारी बातें पहुंचती थी। और आज भी आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक बात कर रहे हैं, RSS की बात कर रहे हैं, एक दिन में
पूरे हिंदुस्तान में गणेश जी को दूध पिला दिए। वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया में आया था, लेकिन माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में गणेश जी को एक ही दिन में एक ही समय में सबको दूध पिला दिए गणेश जी को। तो ये माउथ पब्लिसिटी हुआ। हमारे देश में तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि कोई आलू प्याज मांगने ना चला आए, इसलिए घर के सामने ओम नमः शिवाय गोबर से लोग लिख देते हैं। तो एक सवाल ये है कि असम में आप पहुंचे हुए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के मॉडल को आप असम में जाकर बता रहे हैं कि हमारे स्टेट में ये हो रहा है, आपके स्टेट में इससे बेहतर होने की स्थिति है। तो वहाँ के लोग जो हैं वो किन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के? क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम न्याय है और कमोबेश आपके आने वाली योजनाओं का और चल रही योजनाओं में भी न्याय शब्द आ ही जाता है। मैं वहाँ यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुजरात मॉडल तो पिछले 7 साल से पूरा देश ने देखा है, आसाम ने भी देखा है। हमारे छत्तीसगढ़ मॉडल भी आप देखें, जो हमने कहा है वो किया है, और किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को इसका लाभ मिला है। तो वही बात मैं वही कहता हूँ कि हमने यदि ऋण माफ़ी की बात कही तो लोगों तक पहुँचा है। यदि हमने 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात कही, वो मिला है। सेंट्रल ने अड़ंगा लगाया कि आप बोनस नहीं दे सकते, हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना ले आए, गोधन न्याय योजना ले आए। अब तो खेतिहर श्रमिक योजना भी बजट में हमने शामिल किया है, उसके नियम बनने बाकी हैं, लेकिन अब श्रमिकों के लिए भी हम न्याय योजना ला रहे हैं। तो न्याय सबके लिए होना चाहिए, और वो बात अपील कर रही है असम की जनता को। इसमें मुख्यमंत्री जी एक सवाल और है। असम में आप अच्छा खासा वक्त अभी तक बिता चुके हैं, आगे भी आप वहाँ एक्टिव हैं। 15 साल की यहाँ रमन सरकार, उसे हराना, चुनाव जीतना ज़्यादा मुश्किल था, या असम सरकार को, सोनोवाल सरकार को आप सिंडिकेट सरकार कहते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल है? कौन सा ज़्यादा मुश्किल है सर? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी 15 साल शासन की, उसमें सबसे बड़ा योगदान हम लोगों का रहा है। वो जीते नहीं थे, हम हारे थे। पहला जो चुनाव हुआ 2003 में, तो नकली आदिवासी के नाम से उन्होंने वोट मांगा, और कानून व्यवस्था, 2 बातें थी, और उसमें हम मात खाए। फिर 2 और जो चुनाव हैं, वो फिर पहले जोगी जी को नकली आदिवासी बना के लोग वोट मांगे, 15 साल तक ले जाति फैसला नहीं किए, और उसका भयावधान किए या समझौता किए, जो हो इनके बीच में जो डीलिंग हुई हो जाने। लेकिन उसका लाभ पिछले 2 इलेक्शन में ये लोग लिए। पहले में उसको सामने लड़के लिए, दूसरे बार सहयोग लेके लिए, लेकिन तीसरी बार इन सारे चीज़ों को अलग करके जब हम लोग लड़े, आम जनता यही कहती थी, चाय ठेले में भी बात होती थी, जोगी भर को कांग्रेस से निकाल दो, कांग्रेस अपने आप सरकार में आ जाएगी, और जनता ने दिखा भी दिया कि हम 68 सीट जीते। तो क्या ये भूमिका पहले ही बन गई थी, जोगी जी को कांग्रेस से बाहर निकाल दो? नहीं, ये जो जन चर्चा है उसकी बात कर रहा हूँ, भूमिका की बात अलग है। वो जो घटना घटी है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो आम जो चर्चा है वो यही था, और उसका रिजल्ट दिखता भी है। मुख्यमंत्री, जिस कानून व्यवस्था की आप बात स्वीकार कर रहे हैं 2003 में, कमोबेश थी भी, ऐसा आपने कहा कि कानून व्यवस्था का भाई जग्गी हत्याकांड एक बड़ा कारण बना। हाँ, मुद्दा था। अभी जो बीजेपी है उसी पैटर्न में आपकी सरकार घेरने की कोशिश कर रही है। बठेना का मामला हो, कहीं हत्या हो जाए, कहीं गोली चल जाए, उन तमाम बातों को लेकर सेम माहौल बन रहा है। तो आपको लगता है कि चीज़ें वैसी हैं या कुछ बदली हैं? काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ता। वो एक राजनीतिक हत्या थी, लेकिन एक राजनीतिक हत्या झीरम घाटी में घटी, राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था। हालांकि हम उसका लाभ नहीं ले पाए, लेकिन वो घटना तो घटी थी। छत्तीसगढ़ में ये राजनीतिक आपराधिक जो घटना है वो नहीं होना चाहिए, और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, और होने भी नहीं दूंगा। जहाँ तक मेरी जितनी क्षमता है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि छत्तीसगढ़ जैसे शांतिप्रिय प्रदेश में कोई राजनीतिक आपराधिक घटना घटे, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। अब कहीं किसी कारण से, पारिवारिक कारण से कोई हत्या हो जाए, या आपसी रंजिश में कोई हत्या हो जाए, उसे आप राजनीतिक हत्या श्रेणी में नहीं ला सकते। लेकिन ये 2 जो घटनाएं हैं वो निश्चित रूप से उस श्रेणी में आते हैं। जैसा अभी देवेश ने बठेना का जिक्र किया, तो बठेना और खुड़मुड़ा दोनों जगहों पर अब जब केसेस का खुलासा हुआ, तो उसमें अपने ही वहाँ पर दोषी निकले। कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, या चूंकि मामले सीएम के शहर से थे, सीएम के इलाके से थे, इसलिए बड़े मामले हो गए या कर दिए गए? देखिए, कोई भी घटना घटे, इस प्रकार से किसी की हत्या हो जाए या कोई आत्महत्या किया जाए, इसके कोई भी व्यक्ति इसके समर्थन नहीं करेगा।
लेकिन घटनाएं घटी, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसमें राजनीतिकरण जरूर हुआ। खुड़मुड़ा की घटना में परिवार के लोग हत्या कर दिए। अब एक ही घर में रह रहे हैं और हत्या करके बता दिए कोई आया था और उन्होंने वो हत्या करके वो चले गए, तो घर के लोगों पे तो पहले विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन जब खुलासा हुआ तो पता चला कि घर के लोग ही हत्या कर लिए। लेकिन उसमें राजनीति बहुत सारे हो गए 2-3 महीने में। खुड़मुड़ा की भी घटना में राइटिंग एक्सपर्ट के रिपोर्ट के इंतजार नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक रंग दिया गया कि उसमें पूरे धरना करो, प्रदर्शन करो, जबकि वो विशुद्ध रूप से आत्महत्या है। घर के लोगों ही नहीं मारा और खुद लोगों ने हत्या कर लिया। और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की भी रिपोर्ट अब करीब करीब आ ही जाएगा, तो उसमें भी खुलासा है। वो भी उसी प्रकार के, उसमें कोई राजनीतिक नहीं है, न कानून व्यवस्था की बात है। घर के लोग यदि हत्या कर ले तो घर में कैसे पुलिस किसी की सुरक्षा करेगी? हम बात न्याय की कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना आपकी इस समय देश में बड़ी चर्चा में है। संसद की स्थायी समिति कभी तारीफ कर देती है, कभी बीजेपी का जो लॉ वाला एक संगठन है वो इसकी तारीफ कर देता है, आप उसको ट्वीट भी करते हैं कि, लेकिन छत्तीसगढ़ की बीजेपी कहती है क्रियान्वयन में गड़बड़ हो रही है, क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है, खरीदी नहीं हो पा रही है, कितना आपने खाद बेचा बता नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें क्यों बन रही हैं कि केंद्र की बीजेपी तारीफ करती है, राज्य की बीजेपी निंदा कर रही है? ये पहला राजनीतिक दल है जो किसी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के अनुषांगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस के लोग सबसे पहले आके मुझे सीएम हाउस में आके बधाई दिए थे। बचत की बात तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करती नहीं करती नहीं, आरएसएस के लोग आके बाकायदा सीएम हाउस में आए और मेरा सम्मान किए कि हम लोग 15 साल कहते रहे लेकिन ये लोग नहीं किए, लेकिन आपने ये कर दिखाया, इसके लिए आपका सम्मान हम करते हैं। और सार्वजनिक रूप से उन्होंने किया। तो और भावनात्मक रूप से कोई बात कह देना, धार्मिक रूप से कोई बात कह देना एक अलग विषय है, लेकिन यदि उसे आर्थिक रूप से जोड़ना है तो ग्रामीण परिवेश को बिना समझे ये संभव नहीं है, क्योंकि पशुपालन और कृषि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ समानांतर चलते हैं। लेकिन कालांतर में चाहे आधुनिकीकरण कहिए या फिर मशीनीकरण कहिए, पशुपालन एक बोझ की तरह हो गया था। खासकर जो अनुत्पादक जितने मवेशी हैं वो हमारे लिए बहुत बोझ हो गए थे। ऐसे में इसको फिर बहुत सोच विचार के फिर ये निर्णय लिया गया कि गोबर यदि खरीदा जाए तो चाहे दूध उत्पादक हो चाहे अनुत्पादक हो, दोनों मवेशी गोबर देंगे। तो ऐसे में उनका भी ख्याल रखा जाएगा। घर में भी यदि 4 बच्चे हैं तो जो कमाऊ पूत है उसको माता पिता ज़्यादा स्नेह करते हैं, बचत जो निठल्ले रहते हैं उसको पसंद नहीं करते, उसको झिड़कते रहते हैं। उसी प्रकार से मवेशियों के साथ है, और इसीलिए कहा भी जाता है दुधारू गाय की लाद भली। तो जो बचत जो मवेशी है वो या तो सड़कों में घूम रहे हैं या खेतों में घूम रहे हैं, फसल नुकसान कर रहे हैं, एक्सीडेंट भी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये गोधन न्याय योजना है, गोबर खरीदी योजना है, वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। अब सड़कों में कम मवेशी दिखाई देते हैं, उसमें आपने कम कहा एक्सीडेंट भी, होता है। मुख्यमंत्री जी की लोग अब गोबर बेचकर स्कूटी लेने लगे हैं और उस पर धर्मलाल कौशिक जी और बीजेपी के बाकी साथी उस पर तंज भी कसते हैं। अजय चंद्राकर ने जी तो यहाँ तक कहा था कि गोबर को राज्य का चिन्ह क्यों नहीं बना देते आप। एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ सर मैं आपको इसी पर। ये बात अजय चंद्राकर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता क्यों नहीं बोलते? अच्छा ठीक, इसमें सर हमारे क्या उसको मोहरा बनाया गया है जी कि वही भर बोले या इस मामले में बोलना है तो कौशिक जी बोले, फिर बचत बृजमोहन अग्रवाल जी, शिवरतन शर्मा जी और रमन सिंह जी इसमें क्यों नहीं बोलते? सर कृष्णा साहू एक छत्तीसगढ़ के किसान हैं, बहुत हाल में अभी पॉपुलर हुए, मशहूर हो गए। इसलिए हुए 2 बैल हैं उनके पास, एक जोड़ी बैल है, 5 क्विंटल गोबर उन्होंने बेचा गौठान में और उसका पैसा भी उनको आया। बीजेपी ने उस सवाल को उठाया। धर्मलाल कौशिक जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। तमाम बीजेपी प्रवक्ताओं ने हमारी डिबेट में आकर हमसे कहा कि अब आप देखिए कि अच्छी योजना है लेकिन योजना में भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है उसको देखिए। उस दिन डिबेट में हमने कृष्णा साहू जी को डिबेट में फ़ोन लगाया, हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ में। उस किसान से बात हुई तो किसान ने बताया कि वो सिर्फ पैसा मेरे 2 बैलों का नहीं है, वो गोबर मेरे बैलों का नहीं है, वो आसपास के उन लोगों का भी है जो खुद को पंजीकृत नहीं करा पाए इस योजना में, और उन सबका वो गोबर मिला के
वो पैसा आया और मैं सबको बांट चुका हूं। ये उस डिबेट में ही खुलासा हुआ था। सवाल सीधा यही उठता है सर, क्या पंजीकरण इतना मुश्किल है कि कृष्णा साहू जैसे किसान के माध्यम से लोगों को इस योजना में अपना गोबर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, या दरअसल आपको थोड़ा सा भी और आसान करना पड़ेगा कि सब पंजीकरण कराएं, आप तक भी एक एग्जैक्ट डेटा हो कितने लोग हैं जो गोबर बेच रहे हैं और 2 रुपए प्रति किलो की दर से आप उनको भुगतान कर रहे हैं? हमने तो ऐसे लोगों को भी पंजीकरण किया जिसके पास ज़मीन भी नहीं है, जिसके पास मवेशी भी नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में खुले में जानवर छोड़ने की परंपरा रही है। तो झोंड़ी लेके कोई भी आदमी घूम ले शहर गलियों में या सड़कों पे, गांव में एक घूम दे, सुबह एक चक्कर लगा दे, शाम को एक चक्कर लगा दे, 2 झौहात गोबर ऐसे मिल जाता है। एक झौहा गोबर 30 किलो का तो 60 किलो ऐसे हो जाता है। मैं बलरामपुर गया था, बलरामपुर में गौठान में बैठा, गांव के लोग भी बैठे थे, तो ये सवाल मैंने भी पूछा, तो आपके पास कितना गोबर बेच रहे हो, कितना होता है? तो एक ने पूछा कि मैं रोज़ 50 किलो गोबर बेचता हूँ। तो मैं स्वाभाविक रूप से पूछ दिया कितने जानवर है तुम्हारे? वो बोले 2 है। तो 2 जानवर से 50 किलो कैसे? तो बोले मैं खरीद के लाता हूँ दूसरे गाँव से भी, तो किसमें मनाही थोड़ी है। तो मैंने उसको कितना देते हो? उन्होंने कहा मैं 1 रुपया देता हूँ। तो 1 रुपया वो ट्रांसपोर्टिंग का, फिर नकद देता हूँ उसको, मैं उसको नकद देता हूँ, आप 15 दिन में देते हो। तो इसमें किसी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए मनाही नहीं, अपने सुविधा के हिसाब से आदमी यदि दे देता है और कोई किसी के पास समय है और उसमें सहयोग कर देता है, उसके आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि वो कितना में वो गोबर दे। ऐसा कोई मिनिमम उसके सपोर्ट प्राइस तो है नहीं, हमने 2 रुपये किलो में खरीदने का फैसला किया है। अब सामने वाले से वो 1 रुपये में लेता है या 1.5 रुपये में लेता है, तो हमने वैसे वो व्यवस्था की थी कि गांव में कुछ लोगों को ऐसा तैनात कर दें और 25 पैसा प्रति किलो उसके ट्रांसपोर्टेशन का दे दें। लेकिन अभी ऐसा आया नहीं, लेकिन गांव अपनी सुविधा के हिसाब से सब लोग पहुंचा भी देते हैं। गोबर ऐसा है कि दूसरे दिन या तीसरे दिन भी पहुंचा देते हैं, तो कोई इकट्ठा हुआ फिर पहुंचा देते हैं। आपसे पहले जो तमाम नेता आए थे, चर्चा कर रहे थे, एक शराब का जिक्र बार बार आता है। आप हर बार ये कहकर इससे बच निकलते हैं कि 5 साल की सरकार चुनी है, शराबबंदी भी करेंगे, वादा किया तो निभाएंगे भी। तो फिर समितियां क्यों बनती हैं? कि पहले बीजेपी ने एक समिति बनाई, उस समिति ने रिपोर्ट दी थी कि प्रदेश में धान का उत्पादन अच्छा होता है, आप बियर का उत्पादन शुरू करिए, इससे जो है शराब की लत छूटेगी, लोग बियर पीना शुरू करेंगे। इस बार आपने सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है, उस कमेटी के रिपोर्ट का इंतजार है। थोड़ी देर पहले धर्मजीत सिंह जी बोल रहे थे कि उसकी बैठक ही नहीं हो पा रही है, तो शराबबंदी आखिर होगी कैसे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सभी राजनीतिक दलों को उसमें लिखा गया कि आप लोग भी अपने मेंबर दे दीजिए, तो कि उनके, क्योंकि शराब एक ऐसा विषय है जिसमें जब तक के सबकी सहभागिता नहीं होगी तब तक के संभव नहीं। अभी लेटेस्ट में बिहार में बंद किया गया और बिहार में हजारों लोग, इतना कड़ा कानून बनाया है कि हजारों लोग जेल में बंद हैं जो छूट भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वहाँ घर पहुँच सेवा है। अभी तो अधिकारी और मंत्री के यहाँ भी शायद पकड़ा गया है, कुछ पेपरों में पढ़ा के मंत्री के यहाँ भी, खबर कितनी सच है झूठ मैं नहीं जानता, लेकिन ये पता चला कि मंत्री घर में भी शराब मिला। तो अब धर्मजीत जी बता रहे हैं स्कूल में मिला, अच्छा मंत्री के स्कूल में मिला। तो ये समस्या है और इन सारी बातों को हम कैसे निराकरण करें? हमारे पास तो एक ये है, 2 प्रकार के हमारे यहाँ व्यवस्था है। एक अनुसूचित क्षेत्र है जिसमें 85 ब्लॉक हैं, बचत ब्लॉक है जो सामान्य है। उन ब्लॉकों में मध्य प्रदेश के समय से ही ये नियम बना है कि 5 लीटर तक के वो महुआ की शराब या चावल से बने शराब रख सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि उसमें गांव में पेशा कानून भी है, जिसमें ग्राम सभा के सम्मति से ही उसे बंद किया जा सकता है। लेकिन ये 1 साल जो है हम लोग चाहते थे इस साल कुछ करें, लेकिन कोरोना के कारण से इसमें काफ़ी पूरा जो अटेंशन है वो कोरोना की तरफ डाइवर्ट हो गया और सब लोग उसमें लगे। लेकिन कोरोना काल में भी आप देखेंगे कि लॉकडाउन के बाद भी, लॉकडाउन की स्थिति में जब सारी दुकानें बंद थी, परिवहन बंद थे, उसके बावजूद भी हरियाणा से, यूपी से, मध्य प्रदेश से शराब की गाड़ियाँ छत्तीसगढ़ पहुँची। उड़ीसा से भी आया और पकड़े भी गए, कुछ तो पकड़े गए
फिर कच्ची शराब के भी बहुत सारे, मैं जिलों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से जगहों में कच्चे शराब भी पकड़े गए, वो चलन भी हुआ। तो ये कुल मिला के बात ये है कि हमने कहा है और हम उसके लिए संकल्पित भी हैं, लेकिन जब तक कि समाज सामने नहीं आएगा, लोग सामने नहीं आएंगे, तब तक कि शराब बंदी नहीं होगा। सरकार की दुकानें बंद हो जाएगी, लेकिन शराब बंद होना एक दूसरी बात है, और शराब बंद कराना जब तक कि समाज के लोग सामने नहीं आएंगे। मैं बहुत सारे सामाजिक संगठनों में भी जब जाता हूं तो वहां भी बात करता हूं, आप लोग प्रस्ताव पारित करिए। अनेक समाजों के बीच में मैं भाषण भी देता हूं कि आप लोग प्रस्ताव पारित करें कि आप हमारे समाज में कोई शराब नहीं पिएगा। तो इस प्रकार से गांव-गांव में इस प्रकार से जब तक कि आप जन जागरण नहीं चलाएंगे तब तक के बात बनेगी नहीं। लेकिन ये कोरोना काल के कारण से निश्चित रूप से ये अभियान हम छेड़ना भी चाहते थे, लेकिन ये अभियान इसलिए शुरू नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना के कारण से बहुत सारे हम लोगों भी अटेंशन दूसरे तरफ गया, पूरे हम प्राथमिकताएं बदली और काम प्रभावित भी हुआ। और इसके बाद भी जो पीने वाले हैं उसकी व्यवस्था होती रही है। इससे जुड़ा एक सवाल है, जब इस पर सेस लगाते हैं, प्रदेश के बाकी चीज़ों का विकास जब उससे करने की गुंजाइश हम देखते हैं, और ख़ासतौर पर जब आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो, तो कोरोना के ठीक बाद तो शराब नहीं संभाला था सभी राज्यों की सरकारों को लगभग। इस पर जो सेस लगा है उसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि सेस का पैसा दूसरे तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, और जिस काम के लिए आप सेस लगाए हुए हैं उस पर खर्च नहीं हो रहा है। सीएजी शिकायत हो गई, राज्यपाल शिकायत की गई। भाई सेस लगाने की ज़रूरत क्या है? यदि हमारे जीएसटी का 18,000 करोड़ रुपए मिल जाता सेंट्रल गवर्नमेंट से तो हमें सेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया, जीएसटी पैसा भी नहीं दे रहे हैं, सेंट्रल टैक्स जो है उसका हिस्सा भी नहीं मिल रहा है, और यहीं बैठे हैं श्रीवास्तव जी जिन्होंने पीआईएल लगाया था 4,000 करोड़, 4100 करोड़ तो उसी का है, कोयला रॉयल्टी का, जो प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म किया गया। उसको जो पैसा जो सेंट्रल पूल में जमा हुआ वो पैसा यदि 4,000 करोड़ रुपए आ जाता तो हमारा तो 22,000 करोड़ रुपये भारत सरकार से लेना बाकी है। यदि वो आ जाता तो हमको सेस लगाने की ज़रूरत क्या थी? मुख्यमंत्री जी धन्यवाद, इसलिए कि हम दिल्ली से जब यहाँ पर आए तो बिलासपुर एयरपोर्ट पर हम सीधा लैंड हुए। इस बार हमें रायपुर से वाया रूट नहीं आना पड़ा, और उसके लिए पूरी बिलासपुर की जनता भी आपको धन्यवाद देना चाहती है। सवाल बधाई तो बिलासपुर की जनता को है जिन्होंने लगातार ये मांग किया और संघर्ष किया। मुख्यमंत्री जी आपसे, और धर्मजी जी बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ ये दो विधायक भी बैठे हैं जो विधानसभा हम सपोर्ट भी किए। 27 साल बाद सर एयरपोर्ट शुरू हुआ यहाँ पर, और जब मैंने ये सवाल आपसे पहले पैनल में, हमारे साथ रश्मि जी थी, रजनीश जी थे बीजेपी की तरफ से, और रामचंद्र यादव जी भी थे, तो रश्मि जी से सबसे सवाल मैंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि एयरपोर्ट बना है दमदारी से। रामचंद्र यादव जी ने भी बात कही कि दमदारी से हरदीप पुरी जी के सामने मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी, वरना 15 साल बीजेपी की सरकार भी थी। उनसे मैंने यही पूछा था कि दमदारी से फिर पीयूष गोयल साहब के सामने भी बात रखी होगी 18,000 करोड़ के लिए, और उसके साथ साथ ये 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर सैद्धांतिक सहमति, पहले 60 फिर 40 की अनुमति, फिर वो 40 भी नहीं हो रहे हैं। तो दमदारी से आपने वहाँ बात रखी, 2 बार आप मिलने भी गए, हमने आपको वहाँ भी कवर किया दिल्ली में। वहाँ क्यों नहीं बात बन पा रही है? 60 की बात करके 24 से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कि आपने पहली बात जो छेड़ी है हरदीप पुरी जी, तो उसे कई दौर की बैठकें भी हुई, और यहाँ जो एयरपोर्ट 3 कैटेगरी के जो लाइसेंस लेने की बात थी तो उसकी भी तैयारी करनी थी, और उसमें यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, जिसमें मैं धर्मजीत जी शासकीय संकल्प लाए थे, और यहाँ पांडे जी और रश्मि जी भी बैठी हुई हैं, इन लोगों ने विधानसभा में पुरजोर ढंग से ये बात कही कि यहाँ से एयरपोर्ट बनना चाहिए। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभा को तो हम लोग जानते हैं, लेकिन देश के किसी विधानसभा में अशासकीय संकल्प में राशि की घोषणा हुई हो, ये छत्तीसगढ़ की विधानसभा हो, और 27 करोड़ रुपये मैंने उसी घोषणा की, और उसमें तेज़ी भी आई। और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है वो लगातार आंदोलन करते रहे। मैं जब हरदीप पुरी जी से मिला था, अरे भाई बहुत हो गया, वहाँ हड़ताल चल रहा है, जल्दी इसको निपटाओ, तो वो प्रेशर भी था। और हम लोग संबंध भी, हरदीप पुरी जी नेक इंसान हैं और उन्होंने सारी बातें समझी। पीयूष गोयल साहब नहीं? पीयूष गोयल जी के बारे में अब सार्वजनिक रूप से मुझे कहना तो उचित नहीं लगता एक मंत्री के बारे में, ठीक समझे बता सकते हैं, लेकिन जो व्यवहार वहाँ हुआ है वो बेहद पीड़ादायक है।
मुझे सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहिए। आंतरिक सूत्रों से मुझे जो जानकारी मिली, सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है और एटीट्यूड को लेकर बात उसमें उठी। अगर आप उस बारे में कुछ बताना चाहें। बिल्कुल, आप सेंट्रल भारत सरकार में बैठे हुए हैं, आप चावल यदि नहीं जमा करना चाहते आप मत कीजिए, लेकिन डांटने फटकारने वाला काम तो नहीं होना चाहिए। ये सलाह देना कि आप तो चावल बांट के वहाँ 2500 रुपये में खरीद के आप सरकार बनाए तो इसको सारे धान को फ्री में बांट दीजिए, तो इस प्रकार की भाषा और जो बातें हैं वो मैं कहना भी नहीं चाहता, लेकिन इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए जो बेहद पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री जी और उस मामले में भी प्रधानमंत्री जी से हम कहेंगे, अभी तो रमन सिंह जी कल मिल के आए हैं और उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ के लिए कुछ हम बात किए हैं विकास के लिए यहाँ के। मैं समझता हूँ कि जब पहली बार 60 लाख मीट्रिक टन की जब सहमति बनी थी तब रमन सिंह जी ने कहा था कि भूपेश बघेल को सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहिए। मैंने कहा था मैं धन्यवाद दूंगा जिस दिन 60 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई जमा कर ले, लेकिन अब 24 लाख मीट्रिक टन में अटका हुआ है। अब रमन सिंह जी कल दिल्ली प्रधानमंत्री से मिल के आए हैं, 60 लाख मीट्रिक टन की यदि अनुमति मिल जाती है तो मैं समझता हूं कि रमन सिंह जी ने विशेष प्रयास किया जिसके कारण 60 लाख मीट्रिक टन मिला है। तो मैं तो रमन सिंह जी भी धन्यवाद दूंगा यदि 60 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने का एफसीआई में अनुमति मिल जाए, अन्यथा मैं समझूंगा वो अटकाने गए थे। देवेश आप सवाल पूछे, आप सवाल पूछे, इसी पर एक बहुत अहम नहीं, ये दरअसल बात जब एटीट्यूड की आई है, देवेश क्या है हमारे स्टेट हेड हैं और मुख्यमंत्री जी से पूछते रहते हैं, मुझे सीधा पूछने का मौका कम मिलता है, तो आज थोड़ा सा मौका मैं चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी, ये जब एटीट्यूड की बात आई है तो आपने जो जिक्र किया पीयूष गोयल साहब से दिल्ली में बातचीत का, इसके साथ आपने आरोप ये भी लगाया कि असम में जब आप लामूजी और जब ढेमा जी गए थे तो वहां पर आपकी सभाओं की लाइट काट दी गई। अमूमन देश की राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीति ऐसी नहीं है, तो क्या ये एक नई तरह की राजनीति आपको फेस करनी पड़ रही है? हाँ, जब मैं सोनेवाल जी के क्षेत्र में था और ये भी हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नदी का जो आइलैंड है वो माजोली है, तो उस जगह से विधायक हैं सोनेवाल जी, वहाँ जाने का अवसर मिला। और जब भाषण में दे रहा था अचानक बिजली चली गई, फिर जनरेटर में भाषण हुआ। और कल भी जैसे हम लोग राहुल जी के साथ गए थे, वीवीआईपी जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक में केवल इसलिए रोक दिया था आधा घंटा तक के हम लोगों को कि रेलवे के अधिकारी को उससे गुजरना था, इसलिए रोक दिया गया था। ये तो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मजाक है कि अधिकारी के लिए राजनेताओं को रुकना पड़े, इससे और क्या हास्यास्पद बात हो सकती है। अब एक सवाल, जो धान पे चर्चा हो रही थी तब बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि आपने वादा तो किया था 2500 रुपये लेने का, उसी बात पे पीयूष गोयल जी से सहमति नहीं बन पा रही है। उसके पहले दिवंगत हो गए रामविलास पासवान जी थे, वो कहते थे अगर आप पैसा देंगे तो बाजार अनियंत्रित हो जाएगा। तो आज की स्थिति में क्या बीजेपी के जो सवाल है कि क्या आपने पूछ कर वादा किया था मोदी जी से कि 2500 रुपये आप अगर अनुमति देंगे तभी देंगे, या किस तरीके से देंगे? कहाँ पर समस्या आ रही है? पब्लिक को कन्विंस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसमें बताया जाए कि आपको अंतर की राशि अलग से दी जा रही है, उसको बोलना भी नहीं है और वादा भी निभाना है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने देवेश जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग पूछे थे क्या कि 2100 रुपया देंगे या उसमें सहमत है कि नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि चुनाव के चलते 2017 और 2018 में 300 रुपये बोनस दिए थे कि नहीं दिए थे, जबकि 2014 में अगस्त 2014 में भारत सरकार का आदेश था कि कोई भी राज्य यदि बोनस देगा तो उसका चावल एफसीआई में जमा नहीं होगा या अनाज नहीं लिया जाएगा, चाहे गेहूँ हो चाहे चावल हो। तो फिर 2017 और 18 में किस बिना पे ये लोग बोनस दिए? और जब 2017-18 में बोनस दिए तो मुझे 19-20 में क्यों रोक रहे हैं? तो इन्होंने अपने नेताओं से पूछा था क्या? तो इनके लिए राजनीति हो सकती है, किसानों के हित में बात करना, हमारे लिए राजनीति नहीं है। ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है और किसानों के हक के लिए हर स्थिति में हर स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो लड़ेंगे, लेकिन किसानों के हक नहीं खत्म होने देंगे। भूपेश जी, जब आप किसानों की बात करते हैं तो आप भावुक हो जाते हैं, अभी भी आप भावुक हो रहे हैं, क्या ऐसी वजह है? मतलब कहाँ पर आप एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, जनता ने आपको
70 सीटें दी हैं 90 में से, इसके बावजूद कहाँ पर अड़चन आ रही है? राज्य के अधिकार कहीं मारा जा रहा है? जो बात आप छिपाना चाह रहे हैं बार बार, आप कह रहे हैं कि बताने योग्य नहीं है, जो केंद्रीय मंत्री आपसे बातें कह रहे हैं। हार की बात है। देखो, बार बार पीयूष गोयल जी के बारे में बोले, उन्होंने डांटा फटकारा हमारे अधिकारियों को, वो उचित नहीं था और उसके बार बार कोट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक कि जो बात आप कह रहे हैं कि सोच की बात है, आपके विचार, देखिए जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो राज्य भी बोनस देने का काम करते थे और केंद्र सरकार भी। मनमोहन सिंह जी ने जहाँ समर्थन मूल्य में वृद्धि की, 550 थे, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो 550 रुपये समर्थन मूल्य था धान का, और 950 करने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया, एक साथ बढ़ाया 950 रुपये, और उसके बाद 50 रुपये बोनस दिया, दूसरे साथ 100 रुपये बोनस दिया। तो केंद्र सरकार बोनस भी देती थी और धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी इसलिए है, न खुद बोनस दे रही है न राज्यों को देने दे रही है। सर्कुलर निकाला ना, आप यदि बोनस देंगे तो आपको चावल जमा नहीं करेंगे। और अभी आपको और बता रहा हूँ, अभी जो सर्कुलर लेटेस्ट निकला है वो मीडियम आया भी नहीं है, लेकिन एफसीआई में चावल जमा करने के इतने कड़े कानून बना रहे हैं, जो आदेश निकाले हैं उसमें कोई राइस मिलर उस क्राइटेरिया में नहीं आ पाएगा और एफसीआई में चावल जमा नहीं हो पाएगा, कोई राज्य सरकार नहीं कर पाएगा। तो ये देखिए, जो शांता कुमार की जो रिपोर्ट है, ये कहते हैं, शांता कुमार की रिपोर्ट क्या है कि मंडी बंद करो, फिर वो कहते हैं कि एफसीआई की भूमिका सीमित कर देनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो पीडीएस में जो चावल गरीबों को जो बांटा जा रहा है वो बंद कर देना चाहिए। जबकि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 98% लोगों को चावल मिल रहा है, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ इस साल 95% किसानों को जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका धान खरीदा गया है। दूसरे राज्यों की स्थिति क्या है वो हम नहीं जानते, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन हमारे राज्य में जब 95% किसान धान बेच रहे हैं तो सबसे बढ़िया रिपोर्ट है। 98% यदि लोगों को यदि चावल मिल रहा है, राशन मिल रहा है तो सबसे बढ़िया है। लेकिन शांता कुमार की रिपोर्ट ये कहती है कि इसके जगह आप पैसा दे दो उसके खाते में, न चावल देने की ज़रूरत है, न किसानों की धान खरीदने की ज़रूरत है, न मंडी की ज़रूरत है। तो ये शांता कुमार की रिपोर्ट के आधार पर चल रहे हैं और यही कारण है जो दिल्ली में जो आंदोलन हो ना, वो कारण यही है। ये 3 कानून जो बनाए हैं, चौथा कानून जो आएगा, आपने 2 कानून तो किसान के खिलाफ है, तीसरा कानून है वो आम उपभोक्ता के खिलाफ है, क्योंकि आपने जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 1995 में नेहरू जी के समय बना था, उसको आपने ख़त्म कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति कितना भी आप राशन या अनाज, कृषि उत्पाद है, उसको रख सकता है। जिला प्रशासन या राज्य शासन कुछ नहीं कर सकता जब तक रेट दुगुना नहीं होगा और भारत सरकार नहीं कहेगा। यदि रेट 99.99% भी बढ़ गया तब तक क्या आप कुछ नहीं कर सकते। जब 100% बढ़ जाएगा तब भारत सरकार कहेगी हाँ इसमें अब आप कार्रवाई करो, तो पर भी राज्य सरकारें कुछ नहीं कर पाएगी। फिर अगले समय एक समय तो 99% बढ़ गया, फिर जब दूसरे बार बढ़ाना होगा तो फिर एवरेज निकालेंगे, तो महंगाई इतनी बढ़ेगी जिसमें कंट्रोल नहीं होगा, जमाखोरी इतना बढ़ेगा जो आम जनता के कमर टूट जाएगी इससे। तो तीसरे जो कानून वो है। जी मुख्यमंत्री जी, कल की तारीख बहुत अहम है। कल चौथी किश्त आ रही है और लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे, किसान इंतजार कर रहे थे कि जो प्रोत्साहन की राशि है, बोनस नहीं कहेंगे उसे, प्रोत्साहन की जो राशि है, राजीव गांधी के नाम लेने में कुछ, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रोत्साहन की राशि योजना पूरा वो है 21 मार्च को। ये बड़ा लंबा इंतजार किया सर। अब सर लोग ये भी कहते हैं कि हमको पता है अगली किश्त कब आएगी। ये तो 19-20 की चारों किश्तें हो गई, 10,000 रुपए प्रति एकड़। लोग कहते हैं हमको पहले से पता है, सरकार को घोषणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। वो राजीव गांधी की जयंती, पुण्यतिथि, उसके आसपास ही तारीखें मानकर चलें। और वो ये कहते हैं कि 20-21 की अब लगता है पहली किश्त 21 मई को ही आएगी। यदि कर भी रहे हैं तो किसी का एतराज क्यों हो रहा है? जिनको नहीं लेना हो मत ले, एतराज नाम से एतराज है तो मत ले वो पैसा। आपने कई बार पहले भी कहा कि हम जानते हैं किसानों को कब कब पैसा चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मई के महीना है, मई के आखिरी में आप पैसा देंगे तो खेती किसानी की शुरुआत, उसे तैयारी करते हैं लोग। दूसरा 20 अगस्त के जो आसपास का है, तो 20 अगस्त के आसपास जहां रोपाई काम चलते रहता है या रोपाई ख़त्म हो गया तो किसी साल पहले पानी गिर गया तो निंदाई गुड़ाई काम चलता है, उसी समय फिर
तीज त्यौहार भी आते हैं, बेटी के लाना भी होता है, तो उसके भी खर्चे रहते हैं। तीसरा 1 नवंबर तो राजीव जी का तो कोई संबंध नहीं है, राज्य स्थापना दिवस है। तो राज्य स्थापना दिवस के इसलिए कि दीपावली के आसपास है। यदि इस साल यदि जल्दी दीपावली पड़ गया तो दीपावली पहले दे देंगे। सवाल इस बात का है कि तीज त्यौहार किस प्रकार से पड़ता है। किसानों को एक तो उस समय धान कटाई का सीजन रहता है, दूसरा उन्हारी बुआई का समय रहता है, और तीसरा दीपावली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, तो इसलिए तीसरा है। चौथा इसलिए कि अब दिसंबर जनवरी में तो पैसा पाए थे किसान, तो मार्च के आखिरी में दे दो तो फिर पैसा अभी खर्च कम आएगा। बता दिया कि 20-21 की खरीदी का पैसा भी 4 किस्तों में आएगा। बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री जब सवाल थोड़ा बिलासपुर पे आते हैं, जब राज्य बना, आप पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी बने, आप उसमें मंत्रिमंडल में थे, तब ऐसा लगा कि बिलासपुर बहुत तेज़ी से विकास करेगा। 3 साल का समय मिला उनको। उसके बाद पावर सेंटर जो पॉलिटिकल है वो उठ करके आपके संभाग में चला गया, राजनांदगांव में। फिर अभी पावर सेंटर दुर्ग संभाग ही बना हुआ है। राजनांदगांव से जो संसदीय क्षेत्र था वो निकल कर पाटन चला आया। बिलासपुर शहर के लोगों को ऐसा लगता है कि राजनांदगांव की तुलना में, भिलाई दुर्ग की तुलना में या रायपुर की तुलना में बिलासपुर के डेवलपमेंट को वो ध्यान नहीं दिया गया। आपकी प्राथमिकता में क्या बिलासपुर शहर है, और है तो आप कैसे देखते हैं इसको? 2 प्रकार के सवाल आपने पूछ दिए। बिलासपुर में राजनीतिक रूप से कमज़ोर कभी नहीं रहा। मध्य प्रदेश के समय में भी देखेंगे तो बड़े कद्दावर नेता बिलासपुर बिलासपुर संभाग से 5-5 मंत्री हुआ करते थे। दूसरी बात यह है कि पहला मुख्यमंत्री ही बिलासपुर संभाग का था। आपके इस जवाब से रश्मि जी, पांडे जी, कांग्रेस के जितने यहाँ के विधायक हैं बड़ी उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं सर। करना चाहिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। दिवाली से पहले आपको घोषणा करना चाहिए। नहीं, उसके लिए उन्होंने एक पत्र लिखा है कि मंत्रिमंडल की संख्या बढ़ाई जाए। हाँ, मैं तो लिखा हूँ 15% और बढ़ाने के लिए। हाँ, देखिए, भौगोलिक दृष्टिकोण से हम 9वां बड़े राज्य हैं। हमसे मतलब तमिलनाडु है, बिहार है, आसाम है, ये सब हमसे छोटे हैं। हम 9वें बड़े राज्य हैं। विधानसभा सीटें ज़्यादा हैं वहाँ। विधानसभा सीट भले ज़्यादा है, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से बोलो 1,35,000 वर्ग किलोमीटर हमारा छत्तीसगढ़ का है। तो इतने में यदि परिसीमन होता तो 120 विधानसभा हमारा भी होता। लेकिन 13 मंत्री को संभालना निश्चित रूप से बहुत सारे विभाग हो जाते हैं। तो उनके साथ मैं नहीं समझता कि ऐसा मैं नहीं कहता कि मेरे मंत्री काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना अटेंशन कोई 1 या 2 विभाग हो जो दे, और सबके पास 7-7, 8-8 विभाग है, तो उसके साथ न्याय नहीं कर पाते। इसलिए मैंने भारत सरकार से कहा कि ठीक है, जो राज्य छोटे हैं वहाँ तो 15% की सीलिंग है, लेकिन हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है, तो ये सीलिंग उन राज्यों के लिए हटा देना चाहिए। अब जो लोकसभा है, लोकसभा में राज्यसभा है, या अब उत्तर प्रदेश के करेंगे तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधानमंडल भी है, विधानमंडल है, बिहार में है, महाराष्ट्र में, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में है नहीं। लेकिन कर भी दें तो आंकड़े आ नहीं पाते। तो हम लोगों को अवसर मिलना चाहिए, छोटे राज्यों को ये मंत्रियों की संख्या बढ़नी चाहिए। प्रचंड बहुमत कई बार दिक्कत देता है सर, यह ताकत होती है? भैया अभी तो ताकत है यार, कम से कम तोड़ फोड़ करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो हमने गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में देखो, वहाँ 2 जीते थे वापस, फिर भी सरकार बना लिए थे। हम 21 जीते, वो 2 थे, फिर भी उनकी सरकार। लेकिन छत्तीसगढ़ भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुमत ठीक है हमारा। फिर से उसी सवाल पे आ रहा हूँ, बिलासपुर को उम्मीद आपसे बहुत। हाँ, मैं वो दूसरे सवाल वो बीच में टोक दिए। बिलासपुर के बारे में मैं ये कह रहा था, बिलासपुर में सबसे पहले मुख्यमंत्री हमने यहाँ का दिया, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ का था। दूसरे टर्म में भी आप देखेंगे कि यहाँ के जो मंत्री थे वो कब नहीं थे, विधानसभा अध्यक्ष भी थे बिलासपुर संभाग से, और ताकतवर मंत्री भी थे जिसकी तूती बोलती रही। तो राजनीतिक रूप से बड़ा पावरफुल रहा। इस समय ये हुआ कि बिलासपुर संभाग से हमने विधानसभा अध्यक्ष दिया है, ऐसा नहीं है। बिलासपुर में जो विधायक जीत के आए वो फर्स्ट टर्म वाले हैं, तो हमारे यहाँ सीनियर लीडर के लाइन लगी हुई है 7 बार, 6 बार, 5 बार। तो पहले टर्म वाले को तो मौका मिला ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जरूर रहा कि जो पहली बार आए वो सीधा कैबिनेट मंत्री बन गए, क्यों उन नेताओं का टोटा रहा उनके पास। हमारे पास नेताओं का टोटा नहीं रहा। हमारे पास बड़े बड़े नेता हैं,
इसके बाद भी सीनियर लीडर लेने के बाद भी जो 7 बार के विधायक हैं वो लोग भी मंत्रिमंडल से बाहर हैं, जिसमें सत्यनारायण शर्मा जी हैं, राम पुकार सिंह जी हैं, खेलसाय सिंह जी हैं, ये बड़े सीनियर लीडर हैं हमारे। तो फिर फर्स्ट टर्म वाले फिर नंबर कहाँ से लगेगा? तो बड़े लीडर ना सही, मंत्री ना सही शहर से विकास के बारे में एक दिन मैंने आपसे अब धर्मजीत जी हमारे साथ रहते तो एक संभावना बनती थी। तो धर्मजीत सिंह जी ये उपचुनाव से पहले धर्मजीत सिंह जी तो जाकर रमन सिंह जी से और धमलाल कौशिक साहब से नहीं, उनका झुकाव किधर है मुझे मालूम है। तो दबाव में मुलाकात हुई थी वो। अभी हमारा बहुत पारिवारिक संबंध है, बड़े स्नेह हैं। मुख्यमंत्री जी, अभी ये तीसरा पैनल, ये तीसरा मोर्चा है, तीसरा फ्रंट है, या चुनाव से पहले भी बीजेपी कहती थी कि जोगी कांग्रेस और कांग्रेस टीम ए टीम बी है, कांग्रेस कहती थी कि जोगी कांग्रेस और बीजेपी टीम ए टीम बी है, ये तीसरा फ्रंट है या आप इन्हें एक विपक्ष बीजेपी प्लस मानते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जोगी जी बड़े कद के नेता थे और यहाँ निर्दलीय विधायक तो जीत जाते थे। 1-2 बार छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के आए, सीपीआई के बस्तर से 1-2 विधायक चुन के आते, 2-3 विधायक पहले मध्य प्रदेश में चुन के आते थे। उसके बाद बसपा 1 या 2 सीट जीतती रही है, लेकिन जोगी जी की पार्टी जो बनाई उसमें फिर 5 विधायक जीत के आए, तो निश्चित रूप बड़े कद के नेता हैं। अब वो चूँकि वो नहीं रहे, मैं नहीं समझता कि उसके जो खुद के जो सीट रही है मरवाही, वहाँ ये लोग कैंडिडेट भी खड़ा नहीं कर पाए, तो आगे सर्वाइव कर पाएगा मैं नहीं जानता। लेकिन किसी राजनीतिक दल के बारे में कुछ बोलना उचित नहीं मैं समझता। वो लोग जैसे चलाना चाहें चलाएं, लेकिन मरवाही जैसे सीट में कैंडिडेट भी खड़ा नहीं कर पाया, तो इससे समझ आता है कि आगे क्या हुआ। फिर से बिलासपुर की चर्चा, अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा है कि आपके मन में बिलासपुर को लेकर विजन क्या है, और अरपा नदी टेम्स बनेगी, और तीसरा अरपा फैसला साल की चर्चा तमाम विधायकों ने करी, 3 मुख्यमंत्री फीता उता काट चुके हैं उसका, लेकिन बिलासपुर शहर के अरपा में पानी आएगा, ग्राउंड वाटर जो आप नरवा गरवा घुरवाबारी पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, उसका कितना बेहतर लाभ बिलासपुर को मिलेगा। अभी महापौर जी बता रहे थे बजट के लिए चिट्ठी हम लिखते हैं, और बाकी अब स्टेट में देखेंगे किस तरह का बजट व्यवस्था उसके अनुसार हमको मिलेगा। तो आपके मन में, आपके दिल में, भले ही आप हमारे विधायकों मंत्री ना बना पाने में असमर्थ हों, लेकिन विकास के लिए जो राशि चाहिए, क्या उसमें आप सक्षम है देने के लिए? विकास के लिए कोई राशि कमी नहीं आने दी जाएगी। पहली बात तो यह कि बिलासपुर से मेरे बहुत आत्मीय संबंध रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष बनने से पहले भी मैं आता रहा, और प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद तो ऐसा कोई सप्ताह नहीं बीता जिसमें बिलासपुर ना आया हूँ। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मैं समझता हूँ सबसे सर्वाधिक यदि रायपुर के बाद यदि दौरा किया होगा तो बिलासपुर का ही दौरा किया होगा। तो यहाँ के लोग हमेशा बुलाने की कला भी जानते हैं, अपने तरफ खींच के लाने की कला जानते हैं, तो खींच ले आते हैं। जैसे अभी आप ले आए, आप भी बिलासपुर के ही हैं। मैं आसाम भी छोड़ के, चुनाव प्रचार छोड़ के देवेश के चक्कर में आ गया कि बोले मार्च के पहले आपको आना होगा। तो बहुत धन्यवाद। आप बिलासपुर मार्च के भीतर ही आ गए। आपने मुझसे कहा भी था देवेश तो मैं निराश नहीं करूंगा, और आपने निराश नहीं किया। मैं चाहता हूं कि आप मुझे निराश नहीं कर रहे हैं, बिलासपुर के शहर के लोगों को आशावादी बनाएं, ताकि यहाँ के, लेकिन अभी तो मैं केवल देवेश के कारण से आया हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। तो बिलासपुर के हिस्सा हुआ आप, और इसी कारण से आया हूँ। दूसरी बात यह है जो विकास की बात है, निश्चित रूप से अरपा से भावनात्मक लगाव हम लोग पद यात्रा भी किए, और हम लोग उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। और टेम्स की बात तो नहीं करना चाहता, अरपा को अरपा ही रहना देना चाहते हैं, और अरपा महोत्सव भी हम मना रहे हैं। और अरपा हमारा प्राइड, हमारा गौरव है, और अरपा की तुलना दूसरे नदी करे हम लोग, हमारी कोशिश होगी कि उस प्रकार से हम लोग बनाएं। हम अपनी पहचान खोना नहीं चाहते हैं, कभी क्वेटा बनाना चाहते हैं, कभी टेम्स बनाना चाहते हैं, हम अपनी छत्तीसगढ़िया चलाना चाहते हैं, हम अरपा और महानदी ही रखना चाहते हैं। अच्छा, हमें इस बात का दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो विकास है, निश्चित रूप से नगर निगम के चुनाव हुए, उसके तत्काल बाद जिला पंचायत चुनाव हुआ, उसके बाद कोरोना ही आ गया। हम लोग तो इन लोगों को तो सम्मान कर ही लेते, महापौर लोगों का, नगर निगम के पार्षदों का, लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्षों का अभी भी सम्मेलन नहीं कर पाए हैं। पंचायती राज सम्मेलन अभी, क्योंकि कोरोना लग गया था और लॉकडाउन हो गया था, इस कारण से नहीं कर पाया। और बात भी बिल्कुल सही है जिसके बारे में मैंने पहले कहा कि 18,000 करोड़ तो हमारे जीएसटी और टैक्स का नहीं दे रहे हैं, और तीसरा जो कोयले के जो रॉयल्टी के 4100 करोड़ है वो हमें नहीं मिल रहा है। यदि ये राशि मिलती तो निश्चित रूप से हम बहुत इफरात खर्चा करते, योजना बनाते, लेकिन अभी जो हमारे हाथ पैर बांध दिए गए हैं,
लेकिन सीमित संसाधन के बाद भी बिलासपुर के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। ये कोरोना का आपने जिक्र किया सर, बहुत अहम बात है। और उससे पहले गौरवान्वित हमें ये तथ्य तब करने वाला होगा जब हम ये नहीं कहेंगे कि हम अरपा को टेम्स बना देंगे, हम बाकी नदियों को कहेंगे कि हम इसको अरपा जैसा बना देंगे। उस दिन हम लोगों के लिए, बिलासपुर लोगों वालों के लिए ये एक गर्व की बात होगी। सर, कोरोना का आपने जिक्र किया, अब धीरे धीरे मामले बढ़ रहे हैं देश में। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल हो गया, जहाँ 1000 से ज़्यादा मामले अब आने लगे हैं। महाराष्ट्र में तो खैर बहुत तेज़ कोरोना बढ़ रहा है। सीमाएं हमारी उन राज्यों से लगती हैं जहाँ कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक वक्त पर हम कोरोना मुक्त होने की कगार पर आए थे, बाद में हमारे जो भाई बंधु मजदूर हैं उनको हमने वापस बुलाया। कोरोना के मामले निश्चित तौर पर बढ़ने थे, वो बड़ा लॉजिकल है, लेकिन अब किस वजह से मामले बढ़ रहे हैं? चालान कटने लगे हैं, FIR होने लगी हैं, आपने सख्त निर्देश भी दिए हैं, क्या सख्ती और बरतने आप जा रहे हैं सर? पहली बात तो मैं आपकी इस बात को खंडन करूंगा कि मजदूरों के कारण से कोरोना बढ़ा। सर, आपके प्रवक्ता डिबेट में हमको यही कहते आए हैं आज तक, मैंने वही पूछा आपसे। मजदूरों के कारण हिंदुस्तान में कहीं कोरोना में वृद्धि नहीं हुई है। मजदूर या तो रेल में कट के मर गए हैं, या फिर भूख से मरे होंगे, या और किसी कारण से मृत्यु होगी, लेकिन कोरोना से एक भी मजदूरों की, जो करोड़ों करोड़ मजदूर पूरे हिंदुस्तान में पैदल चल के आए, एक भी मजदूर कोरोना से मृत्यु नहीं हुई है। तो जो ये ब्लेम लगा रहे हैं ना कि मजदूरों के कारण से कोरोना फैला है, चूँकि उसकी आवाज़ नहीं, इस कारण से आरोप लगा देना बहुत आसान है। जो मेहनत करेगा 45 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चलेगा, ज़मीन की टेम्परेचर उस समय 50 डिग्री थी, कोरोना का बाप भी वहाँ टिक नहीं पाएगा मजदूरों के शरीर में। कोरोना से एक भी मजदूर की मौत नहीं हुई जो पैदल चल के आए हैं। कोरोना तो फैला भाई, कोरोना आया कहाँ से? चीन से निकल के आपके यूरोपियन कंट्री में, और हमारे यहाँ सबसे पहला जो केस आया, जो UK जो पढ़ने गए थे बच्चे 18 मार्च वो आए, इस कारण से वहाँ फैला। उसके बाद वो तबलीगी जमात, वो तो सब छूट गए, उसमें राजनीति कर लिए। ये बात अलग है, तबलीगी जमात की अनुमति किसने दी, किसने करवाया, उसको पकड़ा क्यों नहीं गया, उसको छुपाया क्यों गया? पुलिस के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, लेकिन राजनीति जिनको करना था वो कर लिए, लेकिन उसके कारण भी फैला। फिर ये लैंडलॉक स्टेट है हमारा, जब तक कि सीमाएं बंद थी तब तक के कोरोना पैर पसार नहीं पाया था, और हम केवल 3 मरीज हमारे पास रह गए थे। लेकिन जैसे आपने सीमाएं खोली, भारत सरकार ने कहा कि सीमाएं खोल दी जाए, एयरपोर्ट खोल दी जाए, रेलवे स्टेशन खोल दिया जाए, उसके बाद जो कोरोना आया तो उसमें फिर 3 लाख से ऊपर हमारे कोरोना का मरीज हो गया। टोटल जो केसेस है 3 लाख से ऊपर पहुंच गया, नहीं तो हम तो 3 में थे। आज भी हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो दूसरे प्रदेश से आएंगे, निश्चित रूप से आवागमन होगा तो बढ़ेगा, लेकिन मजदूरों को दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि उसकी अपनी आवाज़ नहीं होती। अभी एक अफवाह है कि फिर से शायद लॉकडाउन लग सकता है, तो आप मुख्यमंत्री हैं, आपसे बेहतर अफवाह को कौन खत्म करेगा? लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल नहीं हम। रोजी रोटी छीन जाती है, व्यापार छीन जाता है, और बल्कि नियम को कड़ाई से पालन हम लोगों को करना चाहिए, और उसको करते हुए हम लोग आदत डालने ली चाहिए कि हमको कोरोना के साथ अब जीना। साल भर से तो ऊपर हो गया। मार्च में 9-10 मार्च से शुरू हुआ था कोरोना, कल्ला यदि कहें तो जनवरी से शुरू हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो 9-10 मार्च से, या देश में हलचल जो चढ़ा, होली था 10 मार्च को, तो हम लोग होली नहीं खेल पाए। उसके बाद 22 मार्च को हम लोग लॉकडाउन के, 23 मार्च भारत या 21 मार्च को हम लोग किए, भारत सरकार 22 मार्च किए। तो उसके बाद से लगातार चलता रहा है। 1 साल हो गया लॉकडाउन की। आज तिथि 20 तारीख है, 21 तारीख को शायद लॉकडाउन हुआ था। आज के दिन ताली वो घंटी बजाने, आज के दिन वो ताली और थाली बजाने का काम हुआ था। अच्छा याद दिलाया आपने देव जी। तो बहुत वैज्ञानिक पद्धति था जिसे ताली और उसी कारण से तो अब ये कोरोना, ये सेकंड वेव आया है, कोई ज़रूरी नहीं कि थर्ड वेव ना आए। तो हम लोगों को उसके साथ जीने का आदत डाल लेना चाहिए। जितना जल्दी हम उसके साथ जीने का आदत डालेंगे उतना हम लोगों को सुरक्षित रहेंगे। जो 3 नियम हैं, मास्क लगाना है, फिजिकल डिस्टेंस रखना है, हाथ मुँह बार बार धोना है, ये 3 नियम का यदि पालन करेंगे तो कोरोना किसी को कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसलिए ये 3 नियम को हम लोगों को पालन करना चाहिए।
वो ये इसमें जो छूट देते हैं, उसके बाद अब आज स्थिति ये है कि हर आदमी स्वस्थ नहीं होता, किसी की बीपी है, किसी की शुगर है, किसी को और बड़ी बीमारियां हैं, और बड़ी बीमारियों के साथ यदि कोरोना हो गया तो बहुत घातक हो जाता है। तो इसलिए वैक्सीन अभी आ गया है, वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं, उसका उपयोग करें। कुछ जगह अपवाद है तो अपवाद को हमको नियम नहीं मानना चाहिए, बल्कि वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते लगा के उसे बचाव के, लेकिन वैक्सीन लगा लिए और उसके बाद नियम का पालन नहीं किए करें तो फिर से वो आ जाता है ना। कलेक्टर जांजगीर के आप देखेंगे, मैंने उसको 4-5 कुछ दिन इंतजार करना था, पालन नहीं किया, दूसरी बार आ गया। सर इसमें एक बहुत अहम सवाल, अब बाकी कांग्रेसी शासित राज्य जहां पर विपक्ष में भी कांग्रेस है, अब वो भूपेश बघेल सरकार की नज़ीर पेश करने लगे हैं। जिस मॉडल का आप जिक्र कर रहे हैं वो मॉडल कम से कम कांग्रेसी तो पेश कर ही रहे हैं। एक तरफ देश में बाकी राज्यों में कांग्रेस के नेता आपके सरकार की और उनकी योजनाओं की अब तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने ही प्रदेश में सुगबुगाहट अभी भी खत्म नहीं हुई। लोग कहते हैं कि 2.5 साल पूरे होने वाले हैं, कुछ कहते हैं लोग। मैं तो अभी बैठा हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी फ़ोन आ जाए, फ़ोन हालांकि मेरे पीएसओ के पास है, वो दे दे कि भैया तुमको इस्तीफा देना है तो मैं आपके कार्यक्रम छोड़ के मैं सीधा राजभवन चल दूँगा। मुझे इस कुर्सी का कोई शौक़ नहीं है। मुझे पहले भी अवसर मिले थे, सारे विधायकों ने कहा था, हालांकि बात बहुत सीमित दायरे में था, लेकिन तब भी मैंने कहा था कि मुझे ये नहीं चाहिए। जब विधायक जीत के आए तब भी मैंने एक विधायक को, अभी 2 विधायक तो यहाँ बैठे हुए हैं मेरे सामने, मैंने इसे फ़ोन तक के नहीं किया कि मेरा सपोर्ट करना, जबकि मैं प्रदेशाध्यक्ष टिकट दिलाने में कहीं न कहीं मेरा सहयोग रहा हुआ, लेकिन इनको फ़ोन करके नहीं बोला कि मेरा नाम लेना। मैंने लॉबिंग नहीं की, हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी दी, उनके बड़ा स्नेह और आशीर्वाद, जिस दिन बोलेंगे हट जाएंगी। टीएस बाबा ने साल की शुरुआत में एक जिक्र किया, उन्होंने कहा मैंने मन्नत मांगी है, पूरी हो गई, 101 बकरे दूंगा। अब वो तो किस लिए मन्नत मांगे उन्हीं से पूछिए भाई, मेरे से मत पूछिए, हमारे सीनियर लीडर हैं, है ना। मन्नत तो बहुत कारण से मांगे जा सकते हैं। आप क्यों क्या आस लगा रहे हैं कि केवल मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए मांगेंगे, किसी और कारण से भी मांग सकते हैं। मैंने तो नाम भी नहीं लिया, सिर्फ इतना कहा कि वो मन्नत मांग रहे हैं। मैं पूछा था मन्नत के बारे में आपको जानकारी है? मन्नत तो जब पूरी हो जाती तब बताई जाती ना, मेरी मन्नत ये थी। चलिए अब थोड़ा बस्तर की तरफ चलते हैं। बिलासपुर चिंता हो गई तमाम जगहों की। नक्सलियों की ओर से एक चिट्ठी वायरल हो रही है। आप जब भी भाषण देते हैं गांधी को कोट करते हैं, महात्मा गांधी को, गणेश शंकर विद्यार्थी को कोट करते हैं आप। नक्सलियों की ओर से एक चिट्ठी आई है जिसमें कहा गया है कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। दुनिया में बहुत सारी लड़ाइयाँ शांति वार्ता के जरिए उसका समाधान हुआ है। शांति वार्ता अगर होगी तो किस शर्त पर होगी और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? बहुत सिंपल सी बात है, हम भारत के लोग हैं, भारत के संविधान को मानते हैं। नक्सली पहली घोषणा करे कि हम भारत के संविधान को मानते हैं, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है हथियार छोड़े और किसी मंच में आ जाए, बात कर लेंगे, हिंसा की बात नहीं होगी। एक सवाल और है कि 15 साल तक कभी उन्होंने वार्ता की बात नहीं कही, इतना कंफर्टेबल क्यों महसूस कर रहे हैं अभी कि अभी कह रहे हैं कि वार्ता हो सकती है? 15 साल 20 साल तक उन्होंने कभी वार्ता की बात नहीं कही। इसके पहले नहीं हुआ, विज्ञप्ति जारी नहीं करते थे कभी की, विज्ञप्ति जारी करके बोलना पर्टिकुलर सबके सामने कि हम वार्ता करने को तैयार हैं सशर्त। तो शर्त तो हम तो कह रहे हैं ना कि भाई उनसे वार्ता किस आधार पे होगा? संवैधानिक ढांचा के तहत ही होगी ना। तो पहली बात है उस संविधान को माने। नक्सली मान रहे हैं क्या? आप पूछ लीजिए, आप लोग तो जाते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी 3 जो मांगे रखी हैं, पहली बात तो यही है कि जो चिट्ठी वायरल हुई वो ऑथेंटिक है, आधिकारिक है। वो भी उस पर भी ताम्रध्वज साहू जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमें भी यही नहीं पता कि चिट्ठी ऑथेंटिक है नहीं। लेकिन जो 3 मुख्य मांगे नक्सलियों ने रखी उस चिट्ठी के जरिए बातचीत की शर्त के तौर पर, उसमें 2 मुख्य मांगे ये थी कि बड़े नक्सली नेताओं को जेल से रिहा किया जाए और इसके साथ साथ फोर्सेज हटाई जाए नक्सल प्रभावित इलाकों से। जबकि हम ये भी जानते हैं कि सेंट्रल फोर्सेज हटाने का अधिकार आपके हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार हटाएगी। क्या ये दोनों मांगे मानकर बातचीत की जा सकती है? ये मद्देनजर इसको ध्यान में रखते हुए कि 2004 में आंध्र में बातचीत की कोशिश हुई थी सर, और उसके फौरन बाद हमने एक बड़ा नक्सली हमला देखा था। देखिए, जहाँ तक के आदिवासी आए क्यों, नक्सली आए क्यों? नक्सली ये कहते थे कि आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जल जंगल ज़मीन का मामला। तो हम तो ज़मीन भी दे रहे हैं। टाटा की जो ज़मीन वापस किए, पूरे हिंदुस्तान के दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि आदिवासी की ज़मीन किसी राज्य सरकार ने वापस किया होगा, हमने वापस भी कर दिया।
फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा भी दे रहे हैं, लघु अनुपज के समर्थन मूल्य में खरीदी भी कर रहे हैं, और न केवल खरीदी कर रहे हैं बल्कि प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, तो रोज़गार के नए अवसर भी हुए हैं। मैं नहीं समझता कि आदिवासी के साथ कोई अत्याचार हो रहा हो, तो जब हो ही नहीं रहा है तो फिर छोड़े ना। और वो कौन सा हमारे छत्तीसगढ़ के हैं जो नक्सली लीडर हैं? एक आध नक्सली लीडर बता दो छत्तीसगढ़ का हो। सब तो कोई आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे राज्यों के हैं। वो उनको अपने राज्य में चिंता करना चाहिए, यहाँ क्यों चिंता कर रहे हैं? वो चले जाएं तो फोर्स तो ऐसे ही चला जाएगा। इस बार अपना बजट में यदि नक्सली हत्या करना बंद कर दे तो फोर्स क्यों वहाँ रहेगी? दूसरे और काम है वो करेंगे। इस बार बस्तर में आप एक बस्तर टाइगर फोर्सेस की बात कही। बस्तर टाइगर फोर्स ये किस तरह से काम करेगी? क्योंकि बजट में बात सामने आई है, इस तरह की चीज़ें होंगी, रोज़गार भी जनरेट होगा, और आने वाले समय में एक तो पुलिस की दिशा आप ध्यान दे रहे हैं, पुलिस की भर्ती आप निकाले हैं, टीचर्स की भर्ती लगभग आपने पूरी कर दी। आपने कहा था स्कूल खुलने के बाद भर्तियाँ होंगी, भर्तियाँ शुरू भी हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में रोज़गार को लेकर खास तौर पर, जिसमें आप अन्य प्रदेशों में कहते हैं कि आपके प्रदेश में रोज़गार का क्या हाल है, और आप अपने स्टेट का एग्जांपल देते हैं कि हमने इतनी भर्तियां कर ली हैं, आने वाले दिनों में किस तरह की सेक्टर्स में आपका फोकस होगा, इसमें रोज़गार छत्तीसगढ़ राज्य में जनरेट हो? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो गांधी जी का जो सिद्धांत है, ग्राम स्वराज, जो देश की आत्मा गांव में आपको इंडस्ट्रियल पार्क लगानी होगी। जो गांव के जो हमारे शिल्पकार हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, उसके हाथ में उद्योग लाने होंगे, और वो यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में आप रोज़गार पैदा कर सकते हैं। हमारे पास जंगल है, दर्जनों प्रकार के लघु उपज है, उसकी फूड प्रोसेसिंग यदि करेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हम लोग उस प्रकार से कामों में, और उसके साथ साथ हमारे कोर सेक्टर भी है जिसमें स्टील है और दूसरे जो उसमें भी हम लोग कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार के उद्योग भी और ग्राम उद्योग भी, दोनों की तरफ हम लोग जोर दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं सर कि बीजेपी को मार्केटिंग और सेल्स अच्छा आता है अमूमन अपनी योजनाओं को, और नहीं अफवाह फैलाना। अच्छा ठीक तो उसमें सर आपसे सवाल ये है कि इस बार मार्केटिंग का जिम्मा आप पर है, और वो जिम्मा ये है सर कि आपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 प्रति मानक बोरा, वो पूरा भी हुआ। लेकिन उसके बाद अब बजट में आपने इस बार जिक्र किया कोदो कुटकी रागी का। कोदो कुटकी रागी को छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल से निकालकर इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ब्रांड बनाना, उसको बताना कि ये गेहूं चावल से कहीं ज़्यादा मुफीद है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर्स, दूसरी चीज़ों में, वो कैसे आप करेंगे? और अगर ये एक ब्रांड बनता है तो ग्रामीण विकास और किसान की आय, उन दोनों में कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज लोग धान की खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि जो जंगल का क्षेत्र है, हमारा अनुसूचित क्षेत्र है, वहीं पानी की कमी है, और बिना पानी के धान होता नहीं है, तो किसान जो है वो दोहरा मार खाता है। यदि कोदो कुटकी कम पानी लगता है, कम दिन में, तो 70-80 दिन में वो पक जाता है, तो कोदो 80 दिन के फसल है और 7-8 क्विंटल तक के, 5 से 8 क्विंटल तक के उसका उत्पादन हो जाता है। यदि उसके हम लोग ठीक से प्लानिंग करें और उसे प्रोसेसिंग करें और उसके मार्केट दें, तो निश्चित रूप से जो उत्पादक है उसको भी लाभ मिलेगा और रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे। और इसीलिए हमने कार्गो हब की जो बात मांग की, वो इसीलिए कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस मांग है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते। हमारे पास कोई समुद्र तो है नहीं जिसमें शिप में भेज दें, लैंडलॉक स्टेट है, तो ऐसे में कार्गो यदि हब हमको मिलता है तो निश्चित रूप से यहाँ की जो उत्पाद है, अब इमली सबसे ज़्यादा साउथ में उपयोग होता है, लेकिन उत्पादन कहाँ होता है? बस्तर में। एक भी प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। 15 साल में हमारे कौशिक जी ने कोई भी प्लांट नहीं लगाया। तो उसी प्रकार से सारी चीज़ें हैं जिसका आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। यदि वैल्यू एडिशन करेंगे, अभी जैसे हमने तिखुर के यहाँ कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं था, लेकिन हमने शुरू किया और उससे रोज़गार के अवसर भी मिल रहे हैं और
और रेट भी मिल रहा है, तो उत्पादक को भी मिल रहा है। और उसी प्रकार काजू उत्पादन बस्तर में होता है, लेकिन बिकता कहाँ था? उड़ीसा में। कच्चा 98 का बना हुआ प्लांट था, उसे हमने अभी शुरू किया और उसके लोगों को लाभ मिल रहा है उसका। तो इस प्रकार से ये सब काम कोदो कुटकी से लेके जितने भी उत्पादन हैं उसको हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे यहाँ कोसा बना रहे हैं, चाहे शहद का उत्पादन हो रहा है, हर चीज़ का बस्तर के नाम से या छत्तीसगढ़ के नाम से आप करेंगे। छत्तीसगढ़ जमा फूल की क्या मांग है, सरगुजा के मरवाही के जमा फूल की आपकी कीमत देखिए, वहाँ के ढेकी के चावल, कुटा हुआ चावल, उसकी डिमांड देख लीजिए। लेकिन हमारे पास उस प्रकार से मार्केट होना चाहिए, तो इसलिए हमने सी मार्ट खोलने की बात कही है। जितने भी हमारे उत्पादन हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग जो उत्पादन कर रहे हैं वो एक छत के नीचे हो, क्योंकि संजीवनी अलग कर रहे हैं और दूसरे अलग अलग दुकानें खुले हुए हैं। तो एक जगह हम कर देंगे तो वो ग्राहक को भी आसानी होगी, छत्तीसगढ़ कोई भी सामान खरीदना है तब, और दूसरा विक्रेताओं को भी आसान होगा। पौनी पसारी उसमें सब एक जो आपने अभी जिक्र किया कौशिक जी का, बलरामपुर में उस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ में जब बारदाने की कमी थी, 1,48,000 गठान बारदाने ही आपको प्राप्त हुए, 4 लाख की कुछ डिमांड थी। नहीं जी, 1,09,000 मिला हमको। हम मांग किए थे 1,43,000 का, जो देने की बात हुई थी उतना हमने डिमांड कर दिया था। बारदाने की जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई थी, उस वक्त बलरामपुर में समिति में रमन सरकार में खरीदा हुआ बारदाना जो 18 से 2 साल पहले 16 के आसपास की खरीदी थी, वो 3 लाख गठान बारदाने पड़े पड़े सड़ गए 5 सालों में, जिसमें 3 साल आपकी सरकार के भी थे और 2 साल उनकी सरकार के भी थे। 2.25 साल मेरा पूरा हुआ यार, अभी 2.5 साल पूरा नहीं हुआ है। मतलब 2 साल उनके हुए और उसके बाद अभी जब आपको ज़रूरत थी तो इन 3 सालों में ये बारदाने सड़ गए। और अब मांग अब ये उठ रही है बात कि हम बारदाना यूनिट जो बंद पड़ी है छत्तीसगढ़ में उसको हम शुरू करेंगे। बिल्कुल सही बात है। बारदाना जो रायगढ़ में बारदाना प्लांट था वो बंद पड़ा है, उसको शुरू करना चाहिए। बीएनसी जो राजनांदगांव में, वहाँ मच्छरदानी तो बनता ही था, यदि उसमें भी बारदाना यदि हम शुरू करें तो हमारे पास 2 यूनिट तो तत्काल है जिसमें शुरू किया जा सकता है। उसी प्रकार से और भी हमारी हमको जितना करीब 4.5 लाख गठान तो हमको बरसाती सीजन में चाहिए, उसके बाद भी और मतलब बारदानों की ज़रूरत पड़ती है। तो तेंदुपत्ता का भी तोड़ाई चल रहा है, तो वो भी बारदाना बाहर से आता है। यदि ये हम इसका फैक्ट्री हम डाल लेंगे तो निश्चित रूप से हमको तो बारदाना की लगातार ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए कई फैक्ट्री खोलना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले जब चर्चा हो रही थी तमाम नेताओं से यहाँ पर, तब उनका ये कहना था कि आपकी सरकार की प्राथमिकता में सड़क नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। तो हमने पूछा भी कि आपकी प्राथमिकता में कौन है आखिर, जैसा आप बार बार कहते हैं किसान आपके केंद्र में है। तो इस समय सांस्कृतिक पुनरुत्थान के जरिए आप प्रदेश में एक तरफ अस्मिता जगाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप एग्रीकल्चर सेक्टर को, ट्राइबल इलाके में जो वनोपज हैं उनको आगे बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में ये माना जाए कि जो अधोसंरचना विकास है खासतौर पर इस समय, वो थोड़ा कम हुआ है छत्तीसगढ़ का? देखिए, जहाँ तक कि मुझे याद पड़ता है, मैं जसपुर जिला गया था, 800 करोड़ के सड़कों का भूमि पूजन मैंने किया। सरगुजा गया वहाँ 600 करोड़ का किया, बलरामपुर गया, बिलासपुर में भी आया तो यहाँ भी सड़कों का भूमि पूजन किया था। कितना था, कुछ याद है? यहाँ भी सड़कों का भूमि पूजन किए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। लगभग यहाँ समझ लीजिए कि आने वाले 2-3 सालों में 13,000 करोड़ की सड़कें बनेगी। अभी कुछ देर पहले बिल्डर्स बैठे हुए थे, उनका ये कहना था कि अगर शहर का डेवलपमेंट बहुत सलीके से करना है तो अवैध प्लॉटिंग को रोकना पड़ेगा। और आपका बिलासपुर प्रशासन लगातार कार्रवाई भी करता है अवैध प्लॉटिंग को रोकने के लिए, लेकिन अवैध प्लाट रक्त बीज की तरह उग आते हैं। आपको राजस्व की चिंता भी है, आप छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री खुलवा चुके हैं, तो शहर एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। और कई लोगों ने स्पेशली कहा कि राजस्व मंत्री से तो हम लोग खुद ही पूछ लेते हैं, आप मुख्यमंत्री से पूछिएगा वो क्या कहते हैं। देखिए, अवैध प्लाटिंग तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिर में जो वहाँ मकान बनाते हैं उन्हीं को परेशानी होती है। तो जो डेवलप, उसमें आपने केवल अवैध प्लाट, छोटे प्लाट की रजिस्ट्री की बात कही, लेकिन पिछले सरकार में या सरकारों में ये होता रहा है कि आप यदि लाइसेंस लेना चाहते थे, आप किसी एरिया को डेवलप करना चाहते थे तो सालों साल लग जाता था। अभी किसी बिल्डर से पूछ लीजिए कितने दिन लगता है। बिल्कुल सीमित समय में सब चीज़ उनको हो रहा है। कॉलोनी बनाना है तो उसके लिए भी जो आवश्यक कार्रवाई है वो 2-3 महीने के भीतर में।
सर एक आखिरी सवाल आपसे अब मैं पूछ रहा हूँ। हमने आपसे पहले जो पैनल आए उनसे हमने वो सवाल पूछे, सुझाव पूछे जो वो सरकार को देना चाहते हैं या सरकार से पूछना चाहते हैं। तो खेल जगत से एक सवाल ज़रूर उठा और उन्होंने कहा कि CSCS जो हमारा छत्तीसगढ़ बोर्ड है वो यहाँ के खिलाड़ियों को अलाउ नहीं करता है दूसरे टूर्नामेंट में खेलने के लिए। जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है छत्तीसगढ़ का वो अलाउ नहीं कर रहा है हमारे खिलाड़ियों को दूसरे टूर्नामेंट में खेलने के लिए, उससे उन्हें एक्सपोजर की कमी हो रही है। और तब जबकि आज की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे यहाँ मौजूद हैं, रायपुर में खेल रहे हैं, तो हमारे खिलाड़ियों को भी मौका मिलना चाहिए बाकी टूर्नामेंट्स में जाने का। इससे जुड़ा एक और चीज़ है कि BCCI से एफिलेटेड है हमारे राज्य का क्रिकेट संघ जो है, और उसमें आप खोज लीजिए उंगली में कोई छत्तीसगढ़िया नहीं मिलेगा और खिलाड़ी निकल रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य से। तो क्या इस दिशा में आप सोचेंगे? ये तो छत्तीसगढ़ियों के लिए सोचना चाहिए कि वो लोग क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनमें आगे बढ़े और कौन रोक रहा है उनको। प्रतिस्पर्धा में भाग ले और कब्जा करे। नहीं, स्पर्धा में भाग लेना, कब्जा करना और उस लेवल तक पहुंचना वो एक दिगर चीज़ है। हालांकि वो डायरेक्ट राज्य शासन का नियंत्रण क्रिकेट संघों पर नहीं होता है। विजय केसवानी जी बैठे हैं, बेहतर जानेंगे और कभी जाकर आप मुख्यमंत्री से चर्चा भी करें। जिले के हैं कुछ? हाँ, तो उसमें किस तरह आप छत्तीसगढ़ नहीं मानते क्या? नहीं, वो आप बेहतर बताएंगे। मैं रायपुर की खासतौर पर और प्रदेश की बात कर रहा हूं। 2,80,00,000 लोग सब छत्तीसगढ़िया हैं जी। अब भेंट डालने की कोशिश मत करिए देवेश जी। आप नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं जो दिख रही हैं, जो अन्य खिलाड़ी हैं दूसरे जिलों के, उनको वो स्थितियाँ नहीं बन पा रही है, वो खेल नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि उस पर भी हमारे राज्य का स्टेडियम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे राज्य की ज़मीन पर बना है, तो जाहिर तौर पर हमारे राज्य के बच्चों को हक भी मिले, अधिकार मिले। हम इसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, केवल क्रिकेट की बात नहीं बल्कि पूरे खेल के लिए हम लोगों ने इसीलिए खेल प्राधिकरण का गठन किया, क्योंकि राज्य सरकारों के पास मान लो एक आपको ट्रेनर की ज़रूरत है, तो राज्य सरकार की नियुक्त करते करते वो खेल समाप्त हो जाता है, दूसरा टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, तब तक उसकी नियुक्ति होती है, तब तक वो आउटडेटेड हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको खेल प्राधिकरण नियुक्त करें, गठन किए, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे यहाँ बड़े बड़े हाउसेस हैं उनको हम उसके CSR मद में सब पैसा रहता ही है, तो आप अपना नाम दे दो, लेकिन उन खिलाड़ियों के रहने खाने पीने आवासीय शिक्षा की व्यवस्था भी वहाँ हो और साथ ही उसके अच्छा ट्रेनर भी मिले, कोच अच्छा मिले। तो इसलिए हमने शुरू किया था, लेकिन दुर्भाग्य कि कोरोना आ गया। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे। IPL की तर्ज पर छत्तीसगढ़ का अपना CPL हो, आप भी चाहते हैं ये अपना CPL, लेकिन अपने CPL के लिए क्या चुनौतियां हैं, हम तैयार हैं उसके लिए? और दूसरा ये कि CPL के बाद, जैसा देवेश ने पूछा अभी, कि फिर उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि BCCI में कुछ खिलाड़ियों में हमारे प्रदेश के भी खिलाड़ी चमकेंगे, उनके नाम भी दिखेंगे हमें? खिलाड़ी का तो वो तो पहली बात है कि प्रतिभा होना चाहिए, दूसरा बात अवसर मिलना चाहिए। जब प्रतिभा हो और अवसर ना मिले तो निश्चित रूप से फिर लोगों का फिर उस प्रकार से अप्रोच होता है। तो अभी प्रतिभा नहीं है सर कि अवसर नहीं मिल रहा अभी? देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में तो नया नया सब शुरू हुआ है, तो अब इंदौर जैसे तो है ही नहीं है, वो बहुत पुराना है। हम लोग नया राज्य भी है, नया गठन भी हुआ है, और फिर स्टेडियम तो बन गया था। एक IPL के 2 मैच, कितने मैच हुए थे? 2 मैच हुए थे, लेकिन अभी लीजेंड लोग अभी 15-20 दिन से खेल रहे हैं, तो थोड़ा एक माहौल बना हुआ है। तो अभी गावस्कर जी भी आए थे, तेंदुलकर से भी बात हुई, तो मैं बोला भाई यहाँ भी IPL के भी मैच करा दो, टेस्ट मैच करा दो, वनडे करा दो, यहाँ स्टेडियम तो आप लोग देख ही लिए, तो कम से कम वो काम शुरू करो, तो खेलना शुरू होंगे तो फिर अवसर भी मिलेगा। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आप हमारे साथ इस मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।